नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। अब आज के डेट में अगर सबसे बड़ा कोई टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन चल रहा है इन द इंडियन ऑटो सर्कल, वो है कार सेफ्टी। अब कल ही जो है महिंद्रा के थार को मिला 4 स्टार फ्रॉम द ग्लोबल एनकैप, और ये वाकई में एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो ग्लोबल एनकैप ने जितने भी इंडियन कार्स को टेस्ट किए हैं उनमें जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो इंडियन मेकर्स के द्वारा बनाए गए कार्स के ही आए हैं। लाइक टाटा मोटर्स की बात करें या महिंद्रा की बात करें, अभी हाल में ही थार के पहले कुछ और कार्स को भी क्रैश टेस्ट किया गया था और उनके भी जो रिजल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे तो डेफिनेटली निकल के नहीं आए थे। कार के सेफ्टी एंड फीचर्स के बारे में मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको क्रम्पल जोन क्या है, कैसे काम करता है, एबीएस, एयरबैग्स, इन सभी के बारे में डीप में जानना है, कुछ मिथ हैं जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं उनके बारे में भी अगर आपको जानना है कि आखिर में सच्चाई क्या है, तो इन सभी के बारे में मैंने डिटेल वीडियोस बना रखे हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जाके उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें। ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में भी मैं उनके लिंक्स दे दूंगा। आज के दौर में अगर आप देखोगे तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक ग्लोबल कार कंपनी अपनी कार बेचती है, सिवाय एक दो के लाइक जनरल मोटर्स वगैरह जो है वो जा चुकी है। इसके अलावा जो मेजर बड़े प्लेयर्स हैं वो आपको इंडिया में दिख ही जाएंगे। अब इनके द्वारा जितने भी कार्स बेची जाती हैं वो ग्लोबल कार्स है, मतलब आपको स्विफ्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा, स्विफ्ट आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा, आपको ग्रैंड आई-10 नियोस इंडिया में भी देखने को मिलेगा, आपको ग्रैंड आई-10 नियोस यूरोप में भी देखने को मिलेगा। लेकिन भले ही ये कार्स आपको सिमिलर नेम एंड सिमिलर डिजाइन के साथ देखने को मिल जाए, इनमें कई सारे बड़े डिफरेंसेस होते हैं। अब ये क्या डिफरेंसेस हैं, इंडिया की बनी कार्स में क्या डिफरेंसेस हैं, यूरोप की कार इंडिया की कार से क्यों बेहतर है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ज़रूर सोचें और एटलीस्ट एक लाइक तो छोड़ ही दें। सीट बेल्ट की अगर बात की जाए तो आज के डेट में जो मॉडर्न डे 3 पॉइंट सीट बेल्ट आप देखते हो, इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था वॉल्वो ने, और वॉल्वो ने इसका पेटेंट जो है ओपन कर दिया था कि सभी कार मेकर्स जो है इसको यूज़ करें और कार्स को और ज़्यादा सेफ बनाएं। ये सबसे पहला और सबसे बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट है। और इससे पहले जो है हमें एक सिंपल लैप बेल्ट टाइप का चीज़ देखने को मिलता था। उन टाइप के सीट बेल्ट्स को 1966 में यूरोपियन कार मार्केट में स्टैंडर्ड कर दिया गया था। एक और चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि एबीएस की अगर हम बात करते हैं तो उनको इंडिया में स्टैंडर्ड किया गया है बस 1 से 2 साल पहले ही, लेकिन एबीएस का जो इजाद है वो 1966 में ही हो गया था, जब जेनसन एफएफ में सबसे पहली बार हमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिला था। हालांकि वो तब भी मैंडेटरी नहीं हुआ था, उस टाइम वो कार्स में आना शुरू हो गए थे, और एबीएस जो है कई सालों से हमें एयरक्राफ्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली एयरप्लेन का ही टेक्नोलॉजी आपको कार्स में देखने को मिला है। 1966 के जस्ट 2 साल बाद 1968 में यूएस की फेडरल मोटर सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है उन्होंने शोल्डर बेल्ट, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग और पैडेड डैशबोर्ड को मैंडेटरी कर दिया था। अब जो मॉडर्न डे 3 पॉइंट सीट बेल्ट आप देखते हो, इसको सबसे पहली बार कंपलसरी किया गया था इन 1970, और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की सबसे पहली कंट्री थी जिन्होंने इसको स्टैंडर्ड किया था। मतलब 1970 ऑनवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अमेरिका एंड यूरोप में जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया था। और इंडिया में लेट्स बी ऑनेस्ट तब तक भी ये एक स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं था, मतलब बहुत सारे कार्स थे जिसमें तब भी सीट बेल्ट्स इस टाइप के नहीं आते थे। अब जो 70s और 80s का दशक था उसमें जो ऑटोमोटिव सेफ्टी फीचर्स की डेवलपमेंट थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हुई। मतलब आपको एबीएस, एयरबैग, ये सभी चीज़ें जो है आपको देखने लगी। 1974 में इनफैक्ट जनरल मोटर्स ने एयरबैग्स को ऑप्शनल कर दिया। मतलब अगर आप जनरल मोटर की कार उस टाइम अमेरिका में ले रहे थे तो आप एयरबैग को ऑप्शनल ले सकते थे। एंड आपको पता ही होगा कि आज से 2 साल पहले तक इंडिया में जो है एयरबैग स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं था और लोग तब भी ऑप्शनल ले रहे थे, लेकिन ऑप्शनल एयरबैग 1974 ऑनवर्ड्स ही जो है जनरल मोटर जैसी कंपनीज ने अमेरिका में देना चालू कर दिया था। अब 1993 में ऑस्ट्रेलियन एनकैप का फॉर्मेशन हुआ, यूरोपियन एनकैप का फॉर्मेशन हुआ 1997 में, एंड जो सबसे पहली यूरोपियन मार्केट की 5 स्टार रेटेड कार थी वो थी दी रेनॉल्ट लगूना। अब लगूना को 2001 में ही 5 स्टार रेटिंग मिल गई थी, एंड इंडिया में तो खैर 5 स्टार रेटेड कार्स तो बहुत रिसेंट पास्ट में ही हम देख रहे हैं। यूरोप में अभी हाल में ही कुछ और
लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड किया है वहाँ की सरकार ने, और 2022 तक ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर कार्स, लॉरीज, बस, जितने भी ट्रक्स वगैरह हैं, सभी में जो है ये आपको स्टैंडर्ड ऑफरिंग देखने को मिलेंगे, चाहे वो बजट या एंट्री लेवल कार हो से लेके प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम कार्स तक। ऑटोमेटेड इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, ओवरराइडेबल इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्डर, एक्सीडेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए ये एक सिस्टम दिया गया है, रिवर्स कैमरा, ड्राउजीनेस एंड अटेंशन डिटेक्शन, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, लेन कीप असिस्ट, पोल साइड इम्पैक्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, फुल विड्थ फ्रंटल प्रोटेक्शन एंड अल्कोहल इंटरलॉक इंस्टॉलेशन फैसिलिटी। ये सारी चीजें जो है आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाली है इन द यूरोपियन कार्स। इन 2022 तक ऑलमोस्ट सभी कार्स में ये देखने को मिल जाएगा। हालांकि आज भी जो है आपको ये सारी चीजें देखने को मिल ही रही है वहां के कार्स में। इसके अलावा जो ABS वगैरह है वो तो आपको देखने को मिल ही रहा है, मतलब वो तो स्टैंडर्ड है ही, ABS, एयर बैग्स वगैरह तो है ही। इसके अलावा इतने सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स जो है वहां की सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है कि भैया इनके बिना जो है आप कार को मार्केट में नहीं उतार सकते। इनफैक्ट यूरोप में बिकने वाली कार को अगर यूरो एनकैप द्वारा 5 स्टार रेटिंग चाहिए तो लेन कीप असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम तो होना ही चाहिए। अगर ये दो चीज आपके कार में नहीं है तो आपके कार को 5 स्टार रेटिंग नहीं मिलेगा फ्रॉम द यूरो एनकैप। इसी के साथ बात आती है कि इंडिया में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स क्या है और सरकार ने कौन से फीचर्स को इंडिया में स्टैंडर्ड कर रखा है जिनके बिना आप कार को इंडिया में नहीं बेच सकते। तो उनमें से सबसे पहला है ABS, एयरबैग। वो भी एंट्री लेवल कार में सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, बट उसके ऊपर जितने भी कार्स ऑलमोस्ट सभी को आज के डेट में स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स मिल रहे हैं। सीट बेल्ट वार्निंग और स्पीड वार्निंग भी आपको पता ही है, ये दोनों चीजें भी अब तो मैंडेटरी हो चुकी हैं। पार्किंग सेंसर है। अगर आप कैब की बात करें तो कैब मॉडल्स में जो है चाइल्ड लॉक नहीं हो सकता, वो अगेन एक पैसेंजर के लिए सेफ्टी फीचर्स के तौर पे दिया गया है। सेंट्रल लॉक होना चाहिए लेकिन मैनुअल ओवरराइड का भी फंक्शन उसमें देना ही पड़ता है। पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन और जो लेटेस्ट क्रैश टेस्ट नॉर्म्स हैं ये सभी जो है आज के डेट में इंडियन कार्स में होने चाहिए। इनफैक्ट भारत में भी अब हमें अपना एक एनकैप देखने को मिलेगा जो कि अभी फॉर्मेशन स्टेज पे आ चुका है। लेकिन इसी के साथ अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में कंपेयर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में 1993 में आ चुका था एंड 1997 में यूरो एनकैप ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी। तो इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर कार है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। अब मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो है आपको ग्लोबल मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ग्लोबली बिकने वाली स्विफ्ट को और इंडिया के स्विफ्ट को अगर हम कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे लिया है यूरोप में बिकने वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट जर्मन मॉडल को और इंडिया में जो हमें सुजुकी स्विफ्ट देखने को मिलती है उसको। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इन दोनों कार्स को क्या सेफ्टी रेटिंग्स मिल रखी है। जो यूरोपियन स्विफ्ट है उसको यूरो एनकैप द्वारा 3 स्टार रेटिंग मिली है, 5 स्टार नहीं बट 3 स्टार है, और उनके जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। यूरो एनकैप की टेस्टिंग भी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, तो उस हिसाब से 3 स्टार रेटिंग जो है वो एक एक्सेप्टेबल नंबर है। वही अगर हम इंडिया में बेची जाने वाली स्विफ्ट की बात करते हैं तो ग्लोबल एनकैप द्वारा उसको 2 स्टार रेटिंग मिले हैं। एंड अगर आपको यूरोपियन एनकैप एंड ग्लोबल एनकैप के डिफरेंस के बारे में जानना है तो आप मेरे क्रैश टेस्ट वाले वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि जो यूरो एनकैप है वो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रिक्टर है, वो और भी ज्यादा टेस्ट करते हैं। वही ग्लोबल एनकैप जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड कोलिजन टेस्ट की जो है ज्यादा करते हैं। इंजन वाइज तो देखो आपको 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिलता है। हालांकि यूरोप में जो है आपको स्विफ्ट 4x4 व्हील ऑप्शन में भी मिलता है और साथ में ही हाइब्रिड ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो यूरोप में मिलने वाली जो स्विफ्ट है वो स्लाइटली ज्यादा है लेंथ में। इसके अलावा मोर और लेस जो व्हील बेस वगैरह है वो सेम ही है दोनों कार्स के। अगर हम इंडिया में बेची जाने वाली स्विफ्ट के कर्ब वेट की बात करते हैं तो वो 865 kg से लेके 885 kg का है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो या फिर AMT वाला वर्जन लेते हो। और जो ग्रॉस वेट है वो है 1315 kg। वही अगर आप यूरोपियन सुजुकी स्विफ्ट की बात करते हो तो वहां पे आपको 940 kg का जो है स्टार्टिंग वेट देखने को मिलता है फॉर दी मैनुअल गियरबॉक्स। और अगर आप CVT एंड हाइब्रिड वाला वर्जन चूज करते हो तो वो ऑलमोस्ट अराउंड 1050 किलो तक जाता है। यहाँ पे एक चीज तो आपने क्लियरली देखा कि जो सुजुकी स्विफ्ट
यूरोपियन मार्केट में बिकती है उसका वेट जो है ज़्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू द इंडियन स्विफ्ट। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की भी जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो है आपको काफ़ी सारे मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको समझ लेना चाहिए, अगर आप बात करते हैं इंडिया मेड सुजुकी स्विफ्ट की तो वो जो है गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी सेफ्टी फीचर्स निर्धारित की गई है उससे कंप्लाई करता है, और जो यूरोप में बेची जाने वाली स्विफ्ट है वो वहाँ के सेफ्टी नॉर्म से कंप्लाई करता है। और इंडिया के जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो उतने ज़्यादा अब भी स्ट्रिक्ट नहीं है अगर आप यूरोपियन अमेरिकन सेफ्टी नॉर्म्स से कंपेयर करते हैं तो। इसी वजह से जाहिर सी बात है वहाँ के कार की जो बिल्ड क्वालिटी है, स्पेशली अगर हम सिर्फ स्विफ्ट की ही क्यों बात करें, अगर हम किसी और कार की भी बात करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल ग्रैंड आइटन नियोस वगैरह की भी अगर हम बात करें या किसी भी और कार की, और जाहिर सी बात है बिल्ड क्वालिटी भी जो है ऑटोमेटिकली वहाँ की बेहतर हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की। अगर हम इंडिया में बेची जाने वाले स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इंजन इमोबिलाइजर, 2 एयरबैग, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, आइसोफिक्स एंकरेज, ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स, सीट बेल्ट एंड स्पीड अलर्ट वार्निंग, पार्किंग सेंसर, सिक्योरिटी अलार्म, डे एंड नाइट IRVM, एंटी पिंच विंडोज, फॉग लैंप्स और स्पीड डोर अनलॉक। अब ये जितने भी फीचर्स मैंने बोले इनमें से कुछ सारे फीचर्स जो है आपको ZXi एंड VXi वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे, और कुछ फीचर्स जो है वो LXi ऑनवर्ड्स ही स्टैंडर्ड है, लाइक एयरबैग, ABS, EBD, ये सभी फीचर्स जो है आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं इन दी LXi वर्जन ओनली। अब बात करते हैं यूरोप में बेची जाने वाले सुजुकी स्विफ्ट की, और उसके सेफ्टी फीचर्स को जरा आप देखो। रडार बेस्ड ब्रेकिंग सपोर्ट, डुअल सेंसर एक्टिव ब्रेकिंग सपोर्ट, ड्राउजीनेस डिटेक्शन, लेन डिपार्चर वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, हिल स्टार्ट असिस्ट, बैकअप कैमरा, साइड एयरबैग्स, कर्टेन एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे फीचर्स आपको ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड मिलते हैं इन दी यूरोपियन स्विफ्ट। तो इंडिया के स्विफ्ट को अगर आप कंपेयर करते हो फ्रॉम द यूरोपियन स्विफ्ट, आप क्लियरली देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स में डिफरेंस है। इसके अलावा वो कंप्लाई करता है टू दी यूरो NCAP। अब ये इतना भी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट नहीं है। अगर आप कंपेयर करते हो यूरोप में बेची जाने वाले सुजुकी स्विफ्ट की कीमत को इंडिया में बेची जाने वाले सुजुकी स्विफ्ट से, तो इंडिया में जो एक शोरूम प्राइस है सुजुकी स्विफ्ट का वो शुरू होता है एट 5.19 लाख रुपीस। वही अगर आप यूरोपियन स्विफ्ट की बात करते हो तो इंडियन करेंसी में अगर आप यूरोस को कन्वर्ट करके देखते हो तो वो शुरू होता है एट 14.28 लाख रुपीस, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और उतने सारे फीचर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से प्राइसिंग भी देखो, और इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस कंपेटिटिव है। यहाँ पे क्या हम 14 लाख रुपए दे के एक सुजुकी स्विफ्ट अपने घर लाएंगे? यहाँ पे हमें 8 लाख 9 लाख के हैचबैक्स ही जो है काफ़ी ज़्यादा प्राइसियर लगने लगते हैं। तो क्या हम एक 5 लाख की गाड़ी जो इंडिया में बिकती है उसको अगर हम इतने सारे सेफ्टी फीचर्स से लैस कर दे तो क्या हम उसके लिए 14 लाख 15 लाख रुपए देंगे या नहीं? ये तो भैया आप कंज्यूमर हैं, आप ही मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन उसके साथ ही एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं तो ना ही सिर्फ हम कार कंपनीज के बारे में बात करें, बट हमें एज ग्राहक भी जो है थोड़ा सा और ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हमें खुद जो है प्रॉपर ड्राइविंग रूल्स को फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट भी जो है फाइनली अब एक राइट दिशा की तरफ जाने लगी है, जहाँ पे सेफ्टी फीचर्स को जो है वो धीरे धीरे कार्स में मैंडेटरी करती जा रही है। एंड कंपनीज जो है, जाहिर सी बात है, कार को इंडिया में बेचना है तो उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। लास्टली बात आती है कंपनीज की भी। कंपनीज को भी जो है थोड़ा सा और ज़्यादा सेफ्टी के प्रति प्रायोरिटी देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि कॉस्ट कटिंग वगैरह अपनी जगह है, बट पैसेंजर सेफ्टी को भी जो है एक बड़ी मात्रा में प्रायोरिटी देते हुए कार्स को और ज़्यादा सेफ बनाए। क्योंकि अगर हम इंडियन कार्स की बात करते हैं, टाटा या महिंद्रा के द्वारा बनाए गए कार्स, तो वो भी ग्लोबल NCAP में ही सही, बट वहाँ पे भी आप रेटिंग्स तो देख ही रहे हो कि ला ही रहे हैं। उन्हीं के कंपैरिजन में अगर हम दूसरे कार्स की बात करें तो वो जो है उतने बढ़िया तरीके से रेटिंग्स नहीं ला पा रहे हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट और कंपनी सभी को जो है मिल के एक तरीके से आना चाहिए और इंडिया के रोड्स को और ज़्यादा सेफ बनाना चाहिए। चीज़ मैं जाते जाते आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे फीचर्स जो आप देख रहे हैं वो इंडिया में प्रॉपरली काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो है हम प्रॉपर लेन ड्राइविंग भी फॉलो नहीं करते हैं।
तो उन चीज़ों को भी अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में और भी ज़्यादा आए, उसके लिए जो है हमें लेन ड्राइविंग वगैरह को भी फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, सो दैट आगे चल के एटलीस्ट आगे आने वाली पीढ़ी जो है उन तक ये चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होकर पहुंचे और उनको जो है इंडिया में और भी बेटर सेफर रूट्स देखने को मिले। और साथ में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कार्स के सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी को लेके। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।